नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि के पास ले जा रहे हैं जिनके बारे में कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व, उनकी कविता दोनों ही किसी बंधन में नहीं बनते थे। एक ऐसा कवि जिसे महाप्राण भी कहा गया। हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हमारे पास निराला की जीवनी पर एक लेख है, उनकी काव्य शैली पर कुछ नोट्स हैं और सबसे खास उनकी एक बहुत ही मशहूर कविता बादल राग, उसका टेक्स्ट और उसका विश्लेषण भी है। तो आज का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि आखिर निराला को सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक विद्रोही, एक क्रांतिकारी कवि क्यों माना जाता है, और ये कैसे हो सकता है कि बादलों पर लिखी एक कविता समाज में क्रांति लाने का एक पावरफुल सिंबल बन जाए। तो चलिए निराला को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म 1899 में बंगाल में हुआ था। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता जैसी उनकी कई रचनाएं हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनकी भाषा का रेंज। ये सच है क्या कि वो एक ही समय में दो बिल्कुल अलग तरह की भाषा में लिख सकते थे? हाँ, और यही निराला की सबसे बड़ी खासियत है। मतलब यही वो चीज है जो उन्हें अपने समय के दूसरे कवियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। आप इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो वो राम की शक्ति पूजा जैसी कविता लिखते हैं, जिसकी भाषा इतनी ज्यादा संस्कृत जैसी है, इतनी मुश्किल कि उसे समझने के लिए आपको शायद डिक्शनरी लेकर बैठना पड़े। अच्छा। शब्दों की बनावट, उनका वो भारीपन, वो एक अलग ही दुनिया है। और दूसरी ही तरफ वो कुकुरमुत्ता या मैंगू महंगा रहा जैसी कविता लिखते हैं, हाँ। जिसकी भाषा ऐसी है जैसे दिल्ली की सड़क पर या किसी गांव की चौपाल पर दो लोग आपस में बात कर रहे हों। बिल्कुल आम बोलचाल वाली ठेठ देसी भाषा। अरे वाह! तो ये जो जमीन और आसमान जैसा फर्क है ना, हाँ। भाषा में, ये रेंज बहुत ही कम कवियों में देखने को मिलती है। ये तो कमाल है। लेकिन कोई कवि ऐसा क्यों करेगा? मेरा मतलब है, क्या वो दो बिल्कुल अलग-अलग ऑडियंस के लिए लिख रहे थे? ये ऑडियंस से ज्यादा उनके अपने व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है। स्रोत साफ साफ कहते हैं कि निराला के जीवन और उनकी कविता में कोई फासला नहीं था। वो जो जीते थे वही लिखते थे। अच्छा। उनका पूरा जीवन ही संघर्षों से भरा था। परिवार की मुश्किलें थीं, समाज से लड़ाई, साहित्यिक दुनिया से टकराव। उन्होंने हर मोड़ पर विरोध झेला, और यही वजह है कि उनकी कविता में कभी बहुत गहरा दर्द और निराशा दिखती है, तो कभी समाज को बदल देने वाला गुस्सा। तो ये जो गुस्सा और संघर्ष उनकी पर्सनल लाइफ में था, वही हमें उनकी कविताओं में भी दिखता है? बिल्कुल। उन्होंने खुद एक जगह लिखा भी है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। धिक जीवन। हाँ, मतलब लानत है ऐसी जिंदगी पर जिसे हमेशा सिर्फ विरोध ही मिला हो। ये जो उनकी अपनी जिंदगी का गुस्सा था, जो बगावत उनके अंदर थी, वही गुस्सा, वही बगावत हमें बादल राग कविता में क्रांति की गूंज बनकर सुनाई देती है। तो बादल राग नाम से तो ऐसा लगता है कि ये बारिश या बादलों पर कोई बहुत सुंदर रोमांटिक सी कविता होगी, वो मॉनसून वाली फीलिंग। हाँ, नाम सुनकर तो यही लगता है। लेकिन निराला के यहाँ बादल सिर्फ बादल नहीं है, वो एक बहुत ही लोडेड सिंबल है। लोरेट सिंबल? एक ऐसा प्रतीक जिसके कई मतलब हैं। निराला को बारिश का मौसम इसलिए भी पसंद था क्योंकि बादल में दो ताकतें एक साथ होती हैं, बनाने की ताकत भी और मिटाने की भी। सृजन और ध्वंस। सृजन और ध्वंस, बिल्कुल। और स्रोत तो ये भी कहते हैं कि उनका अपना स्वभाव भी बादलों जैसा ही था, कभी शांत तो कभी तूफानी, और हमेशा आजाद। ये दिलचस्प है। तो बादल बनाने और मिटाने का प्रतीक कैसे है, थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे देखते हैं, एक किसान के लिए बादल क्या है? उम्मीद। उम्मीद, खुशी। उसके लिए बादल बरसेंगे तो खेतों में हरियाली आएगी, फसल होगी, घर में दाना आएगा। तो किसान के लिए बादल निर्माण का प्रतीक है, जिंदगी देने वाला। सही बात है। लेकिन समाज के अमीर शोषक वर्ग के लिए, उन जमींदारों और सेठों के लिए बादल क्या है? डर। डर, क्योंकि जब जोर की बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो सबसे पहले उनके ऊंचे महल ही हिलते हैं। उनके लिए बादल ध्वंस और तबाही का डर लेकर आता है। तो ये एक कमाल का विरोधाभास है कि जिस बादल का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वही बादल अमीरों के लिए तबाही का डर लेकर आता है। एक ही चीज, दो बिल्कुल अलग मतलब। यही निराला की खासियत है। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, पूछिए।
क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया कि बादल सिर्फ क्रांति का प्रतीक है? मतलब हो सकता है निराला सिर्फ बारिश के मौसम और उसकी खूबसूरती के बारे में लिख रहे हों और हम लोग आज बैठकर उसमें इतने गहरे मतलब ढूंढ रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें कविता के शब्दों में ही मिलता है। देखिए, ये कविता उनके संग्रह अनामिका से ली गई है और हम उसके छठे हिस्से पर बात कर रहे हैं। इसमें निराला साफ साफ बादल को एक क्रांतिकारी की तरह बुला रहे हैं। अच्छा। वो आम आदमी जिसे श्रोत में लघु मानव कहा गया है, उसके दुख से इतने परेशान हैं कि उन्हें इस सिस्टम को बदलने के लिए एक ताकत चाहिए और वो ताकत उन्हें बादलों में दिखती है। कविता में ऐसा क्या है जिससे बात इतनी साफ हो जाती है? कोई खास लाइन? हाँ है। कविता में एक लाइन है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। विप्लव रव। विप्लव रव का मतलब है क्रांति का शोर या क्रांति की गर्जना। निराला कह रहे हैं कि जब क्रांति होती है तो उससे फायदा हमेशा छोटे यानी दबे कुचले शोषित लोगों को ही होता है। वही उस बदलाव से सजते संवरते हैं, उन्हीं को शोभा मिलती है। ये लाइन, ये एक तरह से कविता का पूरा सार बता देती है कि ये सिर्फ बारिश का गीत नहीं बल्कि समाज के वंचितों के हक में क्रांति का गीत है। वाह, चलिए अब कविता की कुछ और लाइनों में गोता लगाते हैं। शुरुआती देखिए, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। क्या इमेज है! मतलब सुख इतना हल्का और अस्थाई है जैसे हवा के सागर पर तैरती कोई चीज, और दुख की छाया उस पर भी पड़ रही है। बहुत गहरी छवि है। ये सिर्फ प्रकृति का चित्र नहीं है, ये उस समय के समाज की हालत बता रही है, जहां आम आदमी का सुख बहुत अस्थिर यानी टेम्परेरी है और दुख का साया हमेशा उस पर मंडराता रहता है। और इसी माहौल में निराला बादल को एक रणतरी कहकर बुलाते हैं। रणतरी यानी युद्ध की नाव। हाँ। बादल तो पानी लाते हैं, शांति लाते हैं, युद्ध से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि ये युद्ध किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि समाज की नाइंसाफी के खिलाफ है। बादल एक ऐसी युद्ध नाव है जिसमें आम लोगों की दबी हुई इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं भरी हुई हैं। अच्छा। और जब ये बादल गरजता है, जिसे कविता में भेरी गर्जन यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज कहा गया है, तो धरती के अंदर सोए हुए बीज भी, जो उम्मीद खो चुके थे, वो भी सिर उठाकर देखने लगते हैं कि शायद अब जिंदगी बदलेगी। ये विप्लव के बादल हैं। हाँ, ये विप्लव के बादल हैं। तो कविता में ये भी साफ है कि इस क्रांति का, इस बदलाव का असर समाज के हर हिस्से पर एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और यही निराला की पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति एकदम साफ दिखती है। वो किसी का पक्ष लेने से डरते नहीं हैं। कविता कहती है कि बादलों की वज्र हुंकार सुनकर यानी बिजली की कड़क सुनकर, और अशनीपात। हाँ, और अशनीपात यानी बिजली गिरने से शत शत वीर यानी सैकड़ों बहादुर योद्धा भी घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ ये वीर कौन है? ये समाज के शक्तिशाली अमीर और शोषक लोग हैं जो क्रांति की पहली चोट में ही ढह जाते हैं। और इसके उलट जो आम लोग हैं, गरीब तबका है, वो कैसे रिएक्ट करता है? उनका रिएक्शन ठीक इसका उल्टा है। कविता की लाइन है, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। हंसते हैं? हाँ, यानी छोटे छोटे कमजोर पौधे जिनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं है, वो इस उथल पुथल को देखकर डर नहीं रहे बल्कि हंस रहे हैं। वो हाथ हिलाकर इन क्रांतिकारी बादलों को बुला रहे हैं, ए विप्लव के वीर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बदलाव उनके भले के लिए है। ये पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा और उन्हें एक नई जिंदगी देगा। अमीरों और गरीबों के बीच का ये फर्क तो बहुत साफ है। श्रोत में एक और लाइन का जिक्र है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। इसका क्या मतलब है? अट्टालिका यानी ऊंची ऊंची इमारतें, महल। निराला कह रहे हैं कि अमीरों के ये जो ऊंचे महल हैं, ये असल में महल नहीं, आतंक भवन है। डर के किले? डर के किले हैं। उनमें रहने वाले लोग हमेशा इस डर में जीते हैं कि कब कोई क्रांति होगी और उनका सब कुछ छीन लिया जाएगा। उन्हें हमेशा अपने गिरने का, अपने पतन का डर सताता है। और फिर वो कीचड़ वाली बात भी है। हाँ, वो बहुत ही जबरदस्त प्रतीक है। कविता कहती है कि क्रांति का जो पानी है वो हमेशा पंख पर ही बरसता है, यानी कीचड़ पर। और कमल कीचड़ में ही खेलता है। बिल्कुल। तो निराला ये कह रहे हैं कि ये जो क्रांति की बारिश है, ये समाज के सबसे निचले, सबसे गंदे समझे जाने वाले तबके पर होती है, और उसी तबके से फिर एक नए सौंदर्य का, एक नए भविष्य का कमल खिलता है। ये गरीबों के उठ खड़े होने का प्रतीक है। ये पढ़कर और सुनकर एक बेबसी सी भी महसूस होती है, खासकर जब कविता में किसान की हालत का जिक्र आता है। श्रोत में जो लाइनें दी हैं, शीर्ण शरीर, जीर्ण बाहूं,
ये तो बहुत मार्मिक है। बहुत ज्यादा। वो किसान की एक तस्वीर खींचते हैं शब्दों से। उसका शरीर क्षीण यानी सूख कर कमजोर हो गया है। उसकी बाहें जीर्ण यानी जर्जर टूटी फूटी हो चुकी हैं। शोषक वर्ग ने उसका सारा रस, सारा सार चूस लिया है और अब वो सिर्फ हाड़ मात्र रह गया है, यानी हड्डियों का एक ढांचा। और ये कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं है। नहीं, ये उस समय के भारत के किसान की असली हालत थी। और वही किसान फिर बादलों को बुला रहा है। हाँ, वही अधीर किसान जो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी पूरी पीड़ा के साथ आसमान की तरफ देखकर बादलों को पुकारता है। वो उन्हें सिर्फ बादल नहीं कहता, वो उन्हें कहता है, ए विप्लव के वीर, ए क्रांति के नायक। हाँ, और फिर कहता है, ए जीवन के पारावार, यानी ए जिंदगी के समंदर। वो उस बादल में अब सिर्फ पानी नहीं देख रहा, वो उसमें अपनी मुक्ति देख रहा है, एक नया जीवन देख रहा है। ये एक प्रार्थना नहीं है, ये एक डेस्परेट पुकार है। तो मतलब जो कविता बादलों का एक सुंदर गीत लग रही थी, वो असल में समाज के सबसे दबे कुचले लोगों की क्रांति का, उनके गुस्से और उनकी उम्मीद का गीत है। निराला ने तो प्रकृति के पर्दे के पीछे एक पूरी सामाजिक लड़ाई दिखा दी। एकदम से ही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ तबाही या ध्वंस का गीत नहीं है। निराला के लिए इस डिस्ट्रक्शन के बिना क्रिएशन मुमकिन ही नहीं है। जब तक पुरानी जालिम व्यवस्था टूटेगी नहीं, तब तक एक नई और बेहतर दुनिया बनेगी कैसे? इसीलिए ये कविता एक तरफ जीवन के नवनिर्माण का एक नया राग है, तो दूसरी तरफ उस भैरव संगीत का भी प्रतीक है जो इस नए निर्माण के लिए जरूरी है। भैरव संगीत। हाँ, क्रांति का संगीत हमेशा मधुर नहीं होता। वो डरावना और शोर भरा हो सकता है, लेकिन उसी से सृजन का रास्ता खुलता है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? निराला हमें ये दिखा रहे हैं कि बदलाव की चिंगारी, क्रांति की प्रेरणा कहीं भी मिल सकती है, यहाँ तक कि आसमान में गरजते बादलों में भी। हमें बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। बिल्कुल। और ये कविता आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। यह हमें याद दिलाती है कि जब जब समाज में शोषण और अन्याय बढ़ता है, तो बदलाव की ताकतें भी कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रही होती हैं, ठीक आसमान में जमा होते बादलों की तरह। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। निराला ने इस कविता में बादलों को विप्लव के वीर और जीवन के पारावार जैसे संबोधनों से पुकारा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कविता के दूसरे हिस्सों में उन्होंने बादलों के लिए और भी कई नाम इस्तेमाल किए हैं, जैसे अरे वर्ष के हर्ष यानी साल भर की खुशी, मेरे पागल बादल, और ए स्वच्छंद यानी ए आजाद। हर संबोधन बादल के एक अलग रूप, एक अलग ताकत को दिखाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आज के दौर में, आज के समाज में किसी को बदलाव के लिए कोई प्राकृतिक प्रतीक, कोई नेचुरल सिंबल चुनना हो, तो बादलों के अलावा और क्या हो सकता है? क्या वो कोई नदी होगी जो सारे बंधन तोड़ देती है, या कोई तूफान, या शायद जंगल की वो आग जो पुराने को जलाकर नई ग्रोथ के लिए जगह बनाती है? और आप उसे क्यों चुनेंगे, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।